क्या आप उस ममता बनर्जी को जानते हैं जो इंदिरा गांधी के सबसे बुरे दौर में उनके समर्थन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कार पर काला झंडा लेकर चढ़ गई थी? या उस ममता को जानते हैं जो साल 1984 में जाधवपुर सीट पर राजीव गांधी को सभी दिग्गजों ने जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया तो उसने कहा मैं लड़ूंगी, वो भी ताकत से? क्या आप उस ममता को जानते हैं जो एक दो बार नहीं 3 बार मौत के मुंह से वापस लौटी हो? आप उस कांग्रेसी ममता को जानते हैं जिसने राजीव गांधी की मौत की जांच कराने के लिए पूरी कांग्रेस से बगावत कर ली थी? या आप उस ममता को जानते हैं जो अछूत हो चुके प्रणब मुखर्जी के साथ तब स्टैंड ली थी जब उनके सभी राजनीतिक करीबियों ने उनसे किनारा कर लिया था? क्या आप उस ममता को जानते हैं जिसने सिर्फ बंगाल में काम करने के लिए केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ दिया था? क्या आप उस कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी दुश्मन ममता को जानते हैं? क्या आप उस रात 11 बजे की कहानी जानते हैं जब वो सोनिया गांधी से तो भरोसा पाती हैं लेकिन उनके सबसे करीबी से धोखा खाती हैं? आपको आज एक कट्टर कांग्रेसी ममता बनर्जी के गैर कांग्रेसी ममता बनर्जी बनने की पूरी कहानी सुनाती हूं। बचपन में ममता बनर्जी ने मां से अपनी कुंडली मांगी। मां ने कुंडली दी तो उसमें बर्थ डेट 5 अक्टूबर था, लेकिन ममता तो बर्थडे 5 जनवरी को मनाती थी। ममता ने पूछा ये तारीख कैसे बदल गई? मां ने कहा कि बेटा तुम्हारा जन्म शहर के किसी हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, 3 दिन से बारिश हो रही थी, घर पर ही तुम्हारा जन्म हुआ, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाते? बाद में स्कूल की फॉर्मेलिटीज में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ी, तुम्हारे पिता को जो सही लगा लिखवा दिए। ममता को मां की बात सही लिखी तो वे उनके और परिवार के दूसरे लोगों के सामने कुंडली फाड़ देती। ममता का तर्क था जिस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है उसे रखने का क्या फायदा? ममता अपने पिता की मोना बाबा थी। एक मिडिल क्लास लाइफ अच्छे से चल रही थी। इसी बीच पिता की तबीयत खराब हुई और अस्पताल की लापरवाही से प्रोमिलेश्वर बनर्जी का निधन हो गया। परिवार पर संकट आ गया और यहीं से ममता ने न सिर्फ संकट का सामना करना सीखा बल्कि लापरवाहियों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। ममता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही, लेकिन उन दिनों कॉलेज में लेफ्ट और सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियनों का जोर होता था। ममता को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं था। ऐसे में ममता ने कॉलेज में कांग्रेस की एक छात्र शाखा बना ली जिसका नाम रखा छात्र परिषद। लेकिन ममता इस छात्र परिषद को जोर शोर से मजबूत करने लगी और बहुत जल्दी ही समझ गई कि लेफ्ट पार्टियां किस तरह से ऑपरेट होती हैं और कॉलेज कैंपस में जीतने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाती हैं। इसका परिणाम था कि छात्र परिषद बहुत ही कम समय में कॉलेज में एक फोर्स के रूप में उभरा। साल 1977 कांग्रेस के लिए जहां चुनौतीपूर्ण साल था, वहीं ममता बनर्जी के लिए टर्निंग पॉइंट। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी। पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता प्रियरंजन दास मुंशी दक्षिण कोलकाता से अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे। ममता बनर्जी अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी। राज्य में सीपीएम की सरकार आ गई थी जो कांग्रेस के लिए एक दमनकारी सरकार के रूप में काम कर रही थी। जब दिल्ली में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो देश भर में प्रदर्शन होने लगे। फिर ममता बनर्जी कैसे पीछे रहती? ममता भी गिरफ्तार हुई। वे उस समय श्री शिक्षायतन कॉलेज में बीएड की पढ़ाई कर रही थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हो गए थे। वे कलकत्ता के दौरे पर गए। उस समय कांग्रेस के सीनियर नेता सुब्रत मुखर्जी ने प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाने का निर्णय लिया। ऐसे में पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन ममता एक ऐसी नेता थी जिनका नाम तो सब जानते थे, लेकिन उस समय तक उन्हें चेहरे से कम लोग पहचानते थे। ममता ने इसका फायदा उठाया। वे एक कोने में खड़ी हो गई, जिससे पुलिस वाले उन्हें प्रदर्शनकारी नहीं समझ पाए। एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने विरोध स्वरूप मोरारजी देसाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस उन्हें रोक रही थी। तब तक दूसरी तरफ से ममता सीधे कार के सामने कूदी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को काला झंडा दिखा दी। इस घटना के बाद से ममता बनर्जी पूरे देश में चर्चित हो गई, लेकिन यहीं से वो सीपीएम के निशाने पर भी आ गई। उनके परिवार को परेशान किया जाने लगा। कभी उनके घर पर बम फेंके जाते तो कभी कोई चाकू से धमकी दे जाता, कभी आग लगाने की धमकी मिलती तो कभी
कुछ और घटना घटित होती। हर घटना के बाद ममता का परिवार पुलिस के पास पहुंचता, लेकिन पुलिस किसी तरह का एक्शन नहीं लेती। लेकिन ममता कहां रुकने वाली थी। उन्होंने अपनी एक टीम बना ली और साल के 365 दिन में 330 दिन सड़क पर संघर्ष करती रही। हर दिन कहीं न कहीं प्रोटेस्ट, कहीं न कहीं मीटिंग, कहीं न कहीं सभा होती और यहीं से तैयार हो रही थी एक नई ममता बनर्जी। साल 1980 में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार आ गई, लेकिन वेस्ट बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस को उभरने नहीं दे रही थी। ममता स्टूडेंट पॉलिटिक्स से राज्य की यूनिट में आ गई, लेकिन इसी बीच 31 अक्टूबर 1984 का वो काला दिन आ गया। वो दोपहर 1:30 बज रहा था जब रेडियो पर अनाउंस हुआ कि इंदिरा गांधी को गोली लगी है। उस समय ममता बनर्जी राजीव गांधी के साथ वेस्ट बंगाल के मिदनापुर के दौरे पर थी। राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। शाम को 2 खबर आई, एक इंदिरा गांधी का निधन हो गया और दूसरा राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। सामने लोकसभा का चुनाव था। जादवपुर सीपीएम के लालगढ़ के रूप में जाना जाता था। सोमनाथ चटर्जी वहां के सांसद थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसी दौरान बिष्णुपुर से कांग्रेस के लीडर शरद गाजे ने ममता को बताया कि पार्टी ने जादवपुर से आपके नाम का फैसला किया है। 28 साल की ममता ने न सिर्फ इसे स्वीकारा बल्कि हर संभव लड़ाई के लिए मैदान में उतर गई। अंत में वो जादवपुर का लाल किला ढहाने में सफल रही। ममता इस जीत में पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन और हजारों आम लोगों की बड़ी भूमिका मानती है। सांसद बनने के बाद ममता की चुनौती और बढ़ गई। एक तो वो सीपीएम से लड़ रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। ममता एक नौसिखिए के तौर पर संसद पहुंची थी, लेकिन उन पर पहला व्यक्तिगत हमला हुआ, जिसमें उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश हुई कि वे एक अनपढ़ महिला हैं और सिग्नेचर तक नहीं कर सकती हैं। ममता कहती हैं, उस दौर में जिसने एक बड़े भाई के तौर पर मेरा साथ दिया वो थे राजीव गांधी। वो एक प्रोटेक्टर के तौर पर थे जो हर चुनौतियों में मेरी रक्षा करते थे। चीजें इस तरह हो गई थी कि एक बार ममता संसद भवन में निराश और हताश बैठी हुई थी। तभी किसी ने बोला कि प्रधानमंत्री आपको बुला रहे हैं। ममता घबराई हुई राजीव गांधी के पास पहुंचती हैं। राजीव ने कहा, कुछ स्वार्थी लोग आपका चरित्र हनन करना चाहते हैं। तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें कोई जरूरत हो तो बताना और मैं तुम्हें यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना रहा हूं। ममता को राजीव किस तरह आगे बढ़ा रहे थे, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उनकी नतनी सुप्रिया का रहस्यमयी तरीके से मर्डर हो गया। ममता ने 0 आवर में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सीपीएम के कुछ लोग संसद में हंगामा करने लगे। ममता उन दिनों सिल्वर चूड़ी पहनती थी। उन्होंने अपनी चूड़ी निकाली और मधु दंडवते के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि आप लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं तो चूड़ी पहनिए और अपने घर पर बैठिए। इस बीच तेलुगु देशम पार्टी के एक सांसद अपना जूता निकाले और ममता के टेबल पर रख दिए। इन दोनों घटना से संसद में बहुत हंगामा हुआ। ममता उस रात बहुत परेशान थी, लेकिन तभी रात या कहें कि भोर में 3 बजे ममता के पास एक कॉल आती है। वो कॉल थी राजीव गांधी की। राजीव कहते हैं कि आपको बधाई, आपने महिला के सम्मान में संसद में बोला है। ममता कहती हैं, चाहे उनकी पार्लियामेंट की सीट पर ब्लॉक की दिक्कत हो या जिला प्रदेश कमेटी के सहयोग न करने की या सांसद की सीट पर, जब भी दिक्कत हुई राजीव गांधी ने उनकी तुरंत मदद की। साल 1989 में ममता बनर्जी लोकसभा का चुनाव हार गई। ममता दिल्ली जाना बंद कर देती हैं, बंगाल में ही रहती हैं। उन दिनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ने पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी। पूरे प्रदेश में मानो आग लगी हो। ममता आरोप लगाती हैं कि पुलिस और सीपीएम के लोग उनकी हत्या कर देना चाहते थे। वे हाउस अरेस्ट थी। कांग्रेस का भी एक धड़ा ममता के खिलाफ था। वे चाहते थे कि ममता महिला कांग्रेस में चली जाए और राज्य की राजनीति से दूर हो जाए। इसके लिए वे राजीव गांधी तक भी पहुंचे थे,
लेकिन ममता ने राजीव गांधी से रिक्वेस्ट किया था, आप मुझे किसी भी हाल में महिला कांग्रेस में मत भेजिएगा। 12 अगस्त 1990 को ममता बनर्जी के पास राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी विंसेंट जॉर्ज का कॉल आता है। वे पूछते हैं कि कल आप दिल्ली आ सकती हैं? राजीव जी को आपकी चिंता है और वे आपसे बात करना चाहते हैं। ममता ने कहा कि 16 अगस्त को 3 लोगों की मौत के खिलाफ कांग्रेस ने बंगाल बंद का आह्वान किया है। मैं दिल्ली आ जाती हूं, लेकिन रात को ही वापस लौट आऊंगी। दिल्ली में राजीव गांधी ने ममता से कहा कि मैंने सुना है कि आपकी हत्या की साजिश हो रही है, बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं। दोनों की बातें हुई और फिर ममता बंगाल लौट आई। 16 अगस्त को कांग्रेस ने रघुनंदन तिवारी, मानस बनर्जी और बिमला की मौत के विरोध में बंद का आह्वान किया था। ममता को उनकी मां ने इस बंद में जाने से मना किया था। उन्हें अंदेशा था कि इसमें ममता के ऊपर हमला हो सकता है। ममता ने मां से कहा कि वे पार्टी ऑफिस ही जाकर बैठेंगी। इसके बाद वे दिलीप मजूमदार और अनिल मुखर्जी के साथ हजरा पहुंची। ममता का कहना है कि अचानक से ही सीपीएम के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एडवोकेट कल्याण बनर्जी अपनी आंखों देखी में बताते हैं कि हमले के कुछ देर पहले ही 4-5 टैक्सी में सीपीएम के कुछ लोग आते हैं और पूरे इलाके को खाली कर देते हैं। इसके पीछे उनका मकसद यह था कि कोई भी घटना का चश्मदीद न बन पाए। ममता पर अटैक हुआ और बचते हुए वे कृष्ण मंदिर के पास स्थित बाटा के शोरूम तक पहुंचती हैं। ममता कहती हैं, इसी बीच लालू आलम ने उनके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। पूरा सिर खून से लथपथ हो गया। हमलावर पुलिस का हेलमेट पहने थे और रॉड लिए हुए थे। ममता जब तक कुछ समझती, उन पर दूसरा हमला हो गया। जैसे ही तीसरा हमला उनके सिर पर होने वाला था, वे दोनों हाथ से अपने सिर का बचाव की और रॉड उनके हाथ पर लगा। इसके बाद जब वो होश में आई तो अस्पताल की बेड पर लेटी हुई थी। उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई। सिर के जिस भाग का ऑपरेशन हुआ था वह आज भी सूजन रहता है। उनका दावा है कि उस रात के बाद से आज तक वे अच्छे से सो नहीं पाती हैं। राजीव गांधी ने ममता बनर्जी की इलाज की जिम्मेदारी ली। वे उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भी भेजना चाहते थे। ममता जब अस्पताल में ही थी तभी राजीव गांधी ने उन्हें बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ममता का कहना है कि इससे यूथ कांग्रेस के महासचिव और बंगाल के प्रभारी रमेश चेन्निथलाल और राज्य के दूसरे नेता नाराज थे। ममता का कहना है कि इसके बाद भी बहुत से लोग चाहते थे कि वे अपनी बंगाल की कमेटी भी न बना पाए। ममता फिर से राजीव गांधी के पास पहुंचती हैं। राजीव ममता से उनकी लिस्ट लेकर सरसरी निगाह से देखते हैं और साइन करके विंसेंट जॉर्ज को दे देते हैं और कहते हैं कि पीटीआई में रिलीज कर दीजिए। यानी कि जब जब ममता फंसी, उनका साथ देने के लिए राजीव गांधी आ जाते थे। ममता ने राजीव गांधी से अपने रिश्ते उनके निधन के बाद भी निभाए। राजीव गांधी की हत्या पर जैन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी। सभी चाहते थे कि इस पर संसद में चर्चा हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसने साजिश रची, इसके बाद सामने आए। डीएमके का कुछ रोल है या भी नहीं, ये भी क्लियर हो जाना है। सभी चाहते थे कि जो भी सच्चाई हो सामने आ जाए। ममता संसद में इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन की लगातार मांग कर रही थी। पार्टी में कुछ न होता देख ममता ने खुद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर दिया। उस समय एलओपी शरद पवार थे। उन्होंने ममता से कहा कि आप पार्टी की लाइन से इतर गई हैं। ममता ने कहा, राजीव गांधी हमारी पार्टी के सुप्रीम लीडर थे। अगर उनकी हत्या के संदर्भ में भी सारी जानकारी मांगना पार्टी के खिलाफ है तो ठीक है। शरद पवार ने कहा, पार्टी इस मुद्दे पर अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी। ममता कहती हैं, ठीक है, आप ला दीजिए। इस पर बहस शुरू होते ही मैं अपना वापस कर लूंगी। लेकिन शरद पवार ने कहा कि आपका मोशन तभी एक्सेप्ट होगा जब 50 सांसदों का साइन होगा। ये आप कहां से लाएंगी? ममता ने कह दिया, ये फ्लोर पर देखेंगे। इस बीच संसद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित होगा। ममता ने राष्ट्रपति और स्पीकर को चिट्ठी लिख दी कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में पेंडिंग है तो संसद कैसे एडजर्न हो सकता है। इस पर स्पीकर ने सूचित किया कि उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन एजेंडे का
हिस्सा है। इस बीच सरकार चली गई और नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो गई। राजीव गांधी से उनकी पहली मुलाकात साल 1983 में हुई थी। कलकत्ता में एआईसीसी कन्वेंशन हुआ था। कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे और राजीव गांधी एआईसीसी में महासचिव। सुब्रता एकोमोडेशन सब कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे। ममता को सभी वीवीआईपी डेलीगेट्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी मिली थी। इस कार्यक्रम तक प्रणब मुखर्जी ममता बनर्जी को नहीं जानते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने ममता बनर्जी के काम की काफी तारीफ की थी। वहीं ममता पहली बार राजीव गांधी से नजदीक आई थी। इस पूरे कार्यक्रम में ममता को सिर्फ एक खास हिदायत दी गई थी, वो था कि कमलापति त्रिपाठी को सिर्फ ब्राह्मण के हाथ का बना खाना परोसा जाए। ममता ने अपनी साथी अनिमा चटर्जी, जो कि ब्राह्मण ही थी, को खाने की जिम्मेदारी दे दी। हालांकि अनिमा ने ममता को कहा कि वो सारा काम अकेले नहीं कर सकती। ममता ने उनसे कहा कि किसी भी गैर ब्राह्मण 2 महिला की सहायता ले लो, हाँ बस ये करना कि खाना तुम ही परोसना, इससे सभी खुश रहेंगे। हालांकि बाद में ममता कहती हैं कि मेरा मानना है कि हमारा ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि आज उनके परिवार के पोते और परपोते यानी कि राजेश पति त्रिपाठी और ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में ही हैं। साल 1990 में हजरा अटैक के बाद वे 1991 का चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उनकी मां चाहती थी कि ममता दक्षिण कोलकाता से लड़े ताकि वो भी उन्हें वोट दे सके। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर रॉय थे। वहीं राज्य का एक गुट नहीं चाहता था कि ममता को वहां से टिकट मिले, लेकिन राजीव गांधी ममता को आगे बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में ममता को टिकट मिल गया। चुनाव पूरी तैयारी से लड़ा जा रहा था, तभी राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। सभी हतप्रभ होते हैं। ममता का कहना था कि वे पिता की मौत के बाद दूसरी बार अनाथ हुई। ममता चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, फिर भी लड़ी और जीत गई। नई बनी परिस्थिति में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री। उन्हें स्टेट एचआरडी, यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिली। 40 साल से कम उम्र की ममता केंद्र में मंत्री तो बन गई थी, लेकिन उनका दिल वेस्ट बंगाल में ही था। वे राज्य सरकार की नीतियों से नाखुश थी। इसी दौरान वेस्ट बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य संगठन चकित था। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तरह तरह की बातें थी। इसी बीच प्रणब मुखर्जी का नाम सामने आ गया। प्रणब मुखर्जी किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ममता का आरोप था कि प्रणब जिसको बनाना चाहते हैं वे सीपीएम से सो कॉल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। प्रदेश चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का रोल बहुत अहम होता है। जब इसकी लिस्ट आई तो ममता की टीम के सिर्फ 4 लोगों का ही उस लिस्ट में नाम था। जिद्दी ममता को साजिशों का पता लगने लगा और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगी। 17 महीने केंद्रीय मंत्री रही ममता ने साल 1993 में पद छोड़ दिया और बंगाल की राजनीति करने वापस लौट आई। लेकिन 400 में सिर्फ 37 पीसीसी मेंबर पाने वाली ममता बहुत कमजोर थी। नरसिम्हा राव भी चाहते थे ममता जीते, लेकिन हो नहीं पाया। अंत में ममता हार गई। ममता के लोगों ने इसके पीछे प्रणब मुखर्जी का हाथ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद प्रणब मुखर्जी हाशिए पर चले गए थे तो उनसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। तब ममता उनके साथ खड़ी रहती थी, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद प्रणब मुखर्जी के लोगों ने ही ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। यह पहला मौका नहीं था जब ममता धोखा खाई थी। ममता को अपनों से धोखा खाने का सिलसिला बचपन से ही शुरू हो गया था। वे मैथ्स का एग्जाम दे रही थी और टाइम खत्म होने में 15 मिनट ही बाकी थे। ममता अपना पर्चा लिख चुकी थी। उनकी एक खास दोस्त वहीं बैठकर रो रही थी और ममता से कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। ऐसे में ममता ने अपना आंसर शीट उसे दे दिया और उसका खुद लेकर लिखने लगी। जब घंटी बजी तो ममता ने पेपर जमा किया और उसने ममता का, लेकिन ट्विस्ट आया रिजल्ट आने के बाद।
ममता सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास थी, लेकिन मैथ्स में फेल हो गई थी। बाद में रीचेकिंग में पता चला जहां ममता उस लड़की को पास कराने के लिए उसकी कॉपी लिख रही थी, वहीं उस लड़की ने ममता के सारे आंसर को कट कर दिया था। ऐसे में ममता मैथ्स में फेल हो गई थी। ममता अब कांग्रेस की लड़ाकू ममता बन चुकी थी, वो ममता जो किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं थी। इसी तरह साल 1996 में गार्डन रीच के पास भी उन पर जबरदस्त हमला हुआ। गुंडे उनकी कार के बोनट पर चढ़ गए थे और पत्थर बोल्डर से हमला कर दिए। उनके सीने पर कई वार किए गए, चेहरे पर भी वार हुए, जहरीली गैस छिड़क दी गई और कार में आग लगा दी। इसी दौरान किसी ने उन पर गोली चलाई, लेकिन अख्तर नाम का एक साथी उनके सामने आ गया और गोली उसे लग गई। कार के शीशे ममता को धंस गए थे, कुछ आंख में भी चले गए थे। डॉक्टरों ने जिसका ऑपरेशन किया, इसके बाद से उनकी राइट आंख के 20% रोशनी चली गई। इसके कारण ममता फूल और गुलदस्ता भेंट में नहीं लेती हैं, जबकि उन्हें फूलों से बहुत प्यार है। लेकिन गार्डन रीच की घटना के बाद वो इससे दूरी बना ली। ममता एक तरफ सीपीएम से लड़ रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी में ही दूसरे गुट से। इस बीच साल 1996 का चुनाव आ गया। ममता का आरोप था कि इस चुनाव में कांग्रेस की लिस्ट में सीपीआईएम के खिलाफ प्रखर आवाज उठाने वालों का नाम काट दिया गया था और सॉफ्ट कॉर्नर रखने वालों को टिकट दे दिया गया था। कुछ ऐसे नाम थे जो ममता को स्वीकार नहीं थे। ममता ने न सिर्फ विरोध किया, बल्कि साल 1996 में लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन तमाम आंतरिक गतिरोध के बीच वे चुनाव लड़ी और जीत भी गई। हालांकि विधानसभा में पार्टी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। वे एक बार फिर सदन में आ गई, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि संसद में उन्हें पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। ममता उस समय के चीफ रहे संतोष मोहन देव के पास पहुंची। उन्होंने साफ कर दिया कि प्लीज मुझसे रिक्वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। 9 अगस्त 1997 को कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन कोलकाता में आयोजित हुआ। उस दौरान जहां पार्टी एक इंडोर मीटिंग कर रही थी, तो ममता ने आउटडोर मीटिंग का आह्वान किया। इसमें भी पार्टी में गतिरोध की चीजें खुलकर सामने आ गईं। इस दौरान राजीव गांधी से अपने लगाव के कारण ममता सोनिया गांधी से मांग करती रही कि वे राजनीति में आ जाएं, लेकिन सोनिया ने उन्हें हर बार मना कर दिया। ममता और कांग्रेस के एक गुट में खींचातानी बढ़ती रही। 12 दिसंबर 1997 की रात को ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात होती है। सोनिया ममता से कहती हैं कि मुझे पता है कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन चुनाव के समय हम सब लोग को मिलकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। ममता ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को पार्टी के मेंबर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आप पार्टी की कमान अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही हैं? सोनिया गांधी ने कहा, मैं नहीं ले सकती। हाँ, ये वादा जरूर कर सकती हूँ कि तुम्हारा जो ड्यू है वो तुम्हें मिल जाएगा। 13 और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस को बुलाकर सोनिया गांधी ने अजीत दा और ममता की मौजूदगी में एक नोट तैयार कराया, जिस पर कहा गया कि किसी को भी इस नोट के खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन 15 दिसंबर को इसमें ऑस्कर फर्नांडिस का साइन नहीं होता है। ममता को ऐसा लगा कि ये सारी कोशिश 17 दिसंबर बिताने की है, क्योंकि चुनाव आयोग के अनुसार 17 दिसंबर के बाद किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस बीच ममता ने देखा कि बंगाल के कुछ नेता, जिसमें 2 राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं, एक्टिव हो गए हैं और पार्टी के अंदर कुछ उनके खिलाफ एक्टिविटी कर रहे हैं। इस बीच बंगाल के एक धड़े ने दिल्ली में इस तरह का माहौल बनाया कि ममता को बंगाल में न तो पार्टी के वर्कर्स का समर्थन है और न ही जनता का। दूसरी तरफ ममता ने सुब्रतो दा और सुदीप दा के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ममता ने चुनाव आयोग से समय मांगा है और उसने कुछ ड्राफ्ट तैयार किया है, ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। 17 दिसंबर को दिन में 1 बजे ममता का चुनाव आयोग में अपॉइंटमेंट था और 10 बजे
अजीत दा के पास 10 जनपद का मैसेज आता है कि ममता को किसी तरह से रोको। इस दौरान ममता के पास सोनिया गांधी के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि आप आज का चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दें। रात को सोनिया गांधी आपसे बात करेंगी। ममता उस समय असमंजस में थी। ऐसे में उन्होंने रतन दा और मुकुल दा के जरिए तृणमूल कांग्रेस के नाम पर पेपर बनवाकर एफिडेविट लगाकर उसे सील करवाकर चुनाव आयोग में जमा करा दिया। 17 दिसंबर की रात को सोनिया गांधी ने ममता से पूछा कि क्या ऑस्कर फर्नांडिस उन मुद्दों को लेकर आपके पास बैठे थे। ममता ने कहा नहीं। 10 जनपद ने ऑस्कर फर्नांडिस को फिर से इंस्ट्रक्ट किया कि अगले दिन वे ममता के साथ बैठें और चीजों को शॉर्ट आउट करें। लेकिन 18 तारीख को उनका टोन बिल्कुल अलग था। जब सोनिया के साथ वो बैठे थे तो बात कुछ अलग तरीके से किए और इसके अलग बैठे थे तो बात अलग तरह से कर रहे थे। हालांकि मीटिंग के दौरान वो कुछ नोट्स बनाए और बोले कि सोनिया गांधी से डिस्कस करके वे 19 दिसंबर को बताएंगे। 19 दिसंबर की रात 10:30 बजे सोनिया गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी ने ममता और अजीत दा को बुलाया। उस समय ऑस्कर फर्नांडिस भी थे। एक बार फिर दोनों दलों में सामंजस्य बैठाकर ड्राफ्ट तैयार हुआ। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे। ममता की एक बार फिर से सोनिया से मुलाकात हुई और ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा कि यह ड्राफ्ट पीटीआई से रिलीज हो जाएगा। लेकिन 20 दिसंबर को कोई घोषणा नहीं हुई। 21 दिसंबर को हैदराबाद में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कुछ अलग ही बात कह दी और ममता को इलेक्शन कमेटी का कन्वेनर बना दिया गया। अजीत पंजा और सिद्धार्थ शंकर रॉय ने इसके विरोध में एक फैक्स भेजा कि इसे करेक्ट कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि सीताराम केसरी ममता को पार्टी से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। 22 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वे तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ममता को सूचना मिली कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया है। लोगों ने ममता से पूछा कि नई पार्टी बनाने का लास्ट डेट तो बीत चुका है, अब आप निर्दल ही चुनाव लड़ पाएंगी। ममता ने कहा मैं सोनिया जी के सम्मान में चुनाव आयोग नहीं गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना एप्लीकेशन लेके चुनाव आयोग पहुंच गए थे और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ। अगले पार्ट में आगे की कहानी, तब तक के लिए इंतजार करिए।